मौलाना आजाद स्टेडियम में होगी चौकों छक्कों की बरसात। जम्मू में अगले महीने से जुटेंगे क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी। लेजेंड्स लीग क्रिकेट की जम्मू शहर के अंदर मेजबानी। प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे सरकारी अधिकारी। नीली बत्तियां लगी गाड़ियों के आगे। ट्रैफिक पुलिस बेबस। सरकारी गाड़ियों की समय पर नहीं हो रही है इंश्योरेंस। और वेटनरी केंद्र पर पिछले 6 महीनों से लटका ताला। रामबन दलवा संगलदान इलाके के लोग पशुपेश में माल मवेशी के इलाज के लिए हो रहे दरबदर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। सबसे पहले आपको मौलाना आजाद स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए आने वाले समय में किस तरह से जम्मू शहर ही मेजबानी करेगा। यहां पर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जल्द ही क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी चौकों छक्कों की बरसात करने जा रहे हैं। देश भर में अगले महीने 5 शहरों में शुरू होने जा रहे लेजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन में जम्मू को भी मेजबानी का यहां मौका मिल गया है। मेजबानी यहां पर जम्मू की तरफ से की जाएगी और बताया यह भी जा रहा है कि मौलाना आजाद स्टेडियम 3 मैचों की मेजबानी करेगा। और मेजबानी करने के बाद आप देखिए लोगों के अंदर किस तरह से एक उत्साह देखने को मिल सकता है। लोग सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान और रॉस टेलर और साथ ही यहां क्रिस गेल सहित कई अन्य नामी गिरामी क्रिकेटरों को खेलते देख पाएंगे। इस पर आप देखिए किस तरह से हर किसी की नजर तो बनी हुई है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट जो है वो जम्मू से देखने को मिल रही है कि अगले महीने किस तरह से यहाँ जम्मू जो है वो क्रिकेट लीग को लेकर मेजबानी करेगा और बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को यहाँ पर आप खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट है, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारी संवाददाता शिल्पा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, किस तरह से पूरी तैयारियां वहां पर चल रही हैं? जिस तरीके से लगभग 35 ईयर्स के बाद जो है वो जम्मू मौलाना आजाद स्टेडियम में इंटरनेशनल लीजेंड लीग मैच जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने जो है वो काफी ज्यादा खास रहने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट के दीवाने हैं, जो कि क्रिकेट ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि देश भर के कोने से जो है वो क्रिकेट के दीवाने जो है वो देखने को मिलते हैं। और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अक्सर टुकटुकी लगाए जो है वो बैठे रहते हैं। और उन लोगों के खास खुशखबरी की बात है कि अब जम्मू में लगभग 35 साल के बाद जो है वो इंटरनेशनल लीजेंड लीग जो है वो मौलाना आजाद स्टेडियम में होने जा रही है। और नवंबर दिसंबर के महीने में इंटरनेशनल लीजेंड लीग जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है जम्मू में आएंगे और जम्मू की आम जनता को जो है वो रूबरू होने का मौका। कितना उत्साह लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर। और फिर रोजगार को लेकर भी बात करेंगे। देखिए जिस तरीके से लोगों की आम जनता की बात करें जो कि क्रिकेट के दीवाने में, तो काफी ज्यादा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, काफी ज्यादा खुशी जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि जब मौलाना आजाद स्टेडियम बन रहा था तो कहीं ना कहीं जम्मू की आम जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार कब इस तरह के मैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जम्मू की आम जनता यानी कि उन लोगों की बात करें जो क्रिकेट के दीवाने हैं, तो काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा है कि कब मैच जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। शिल्पा, जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या लगता है कि इन सब कामों की वजह से कहीं ना कहीं उस पर अब बात जो है जो बार बार कही जा रही थी पूर्ण विराम लगेगा? देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो भाजपा से कहीं निराश भी नजर आ रही है, क्योंकि आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो काम कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है, G20 को या फिर कोई भी ऐसे आप डेवलपमेंट रख लीजिए जो कि कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है, वो डेवलपमेंट जम्मू में देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जम्मू की जो आम जनता है वो काफी ज्यादा निराश भी नजर आ रही है। और एक ऐसी चीज जो कि यानी कि जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं उन्हें ये चीज जो है वो खुशखबरी जो है वो मिल रही है कि एक और नई सौगात यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। तो लेकिन जो इस वक्त जमीनी सत्ता की हम बात करें तो जमीनी स्थल पर ये सामने आ रहा है कि देखा जाए जिस तरीके से टूरिज्म यानी कि जिससे पर्यटकों को जो है यहाँ पर बढ़ावा देने की हर एक प्रयास जो है वो किया जाता है, अलग अलग तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। तो अब यानी कि जो कश्मीर घाटी से सर्दियों में जम्मू में लोग आते हैं तो वो भी इस चीज का आनंद ले पाएंगे। जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे इन नवंबर दिसंबर के महीने में, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों को यहाँ पर बढ़ावा देने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आप देखिए जिस तरह से खेलो इंडिया
को मद्देनजर रखते हुए काम करने की बात हो रही थी, लेकिन एक बड़ी सौगात से इसे कम नहीं कहा जाएगा कि नवंबर दिसंबर में किस तरह से यहाँ पर नेशनल खिलाड़ी जो हैं वो पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचेंगे तो लोगों के अंदर काफी तरीके से उत्साह है, लेकिन देखना ही होगा कि किस तरह से लोगों का रोजगार इसमें बढ़ता है। बिजनेस मैन जितने भी हैं, व्यापारी तबका जिस तरह से बार बार आरोप लगा रहा है कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, तो अगर क्रिकेट लीग यहाँ पर होती है तो किस तरह से उनका भी बिजनेस जो है वो बढ़ेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको कठुआ लिए चलेंगे और जिला कठुआ में कुछ सरकारी अधिकारी सरेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ सरकारी गाड़ियों की इंश्योरेंस तक खत्म हो चुकी है और इन पर नीली बत्तियां लगाकर अधिकारी प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे अधिकारियों के सामने यहां बेबस नजर आ रही है, क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अब यहां आम लोगों की तरफ से भी सवालिया निशान जरूर लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ सारे कानून जो है वो आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं या फिर सरकारी नुमाइंदों के लिए भी, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है तो चालान कटने चाहिए, गाड़ियां सीज होनी चाहिए। क्या वाकई में इस तरह से कार्रवाई हुई है या नहीं, किस तरह से ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, किस तरह से ट्रैफिक पुलिस अब काम कर रही है, क्योंकि जो कानून बनाया जाता है वो सबके लिए एक समान होता है, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि आम जनता पर कानून को थोपा जाता है और सरकारी नुमाइंदों पर इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती है। कहां तक पहुंचा है ये पूरा काम, ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम कर रही है? बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि ये जो गाड़ी है ये भेड़ पालन विभाग के जो जिला अधिकारी हैं उनकी गाड़ी है। और ये एक तो यहाँ पे इसका जो ब्लू इसके ऊपर लाइट लगी हुई है उसको लेकर भी बात की गई आरटीओ से, तो उन्होंने का कहना है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस के जो है हेड ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको ऑथराइज है ये ब्लू लाइट। और इंश्योरेंस की बात करूं तो इस गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हुए, ये सरकारी गाड़ी है तो डिपार्टमेंट की गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस खत्म हुए करीब 10 साल से ऊपर हो गए। 2013 में इसका इंश्योरेंस जो है वो समाप्त हो गया था। पर इस बारे में जब आरटीओ से कहा गया कि आरटीओ ने कहा कि जब भी ऐसी मामले उनके सामने आते हैं तो वह इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर वायलेशन होती है किसी भी कानून की तो उस पर कार्रवाई सबके लिए एक समान होनी चाहिए। जिसको लेकर, क्योंकि जिन लोगों ने इसकी शिकायत की है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी गाड़ी को लगातार चालान होते हैं, अगर इंश्योरेंस नहीं हो तो सरकारी गाड़ी जो नीली बत्ती लगाकर चल रहे हैं उनको क्यों नहीं होते, क्योंकि लगातार जो है ये गाड़ी जो है लगातार सरकारी उपयोग में लाई जाती है हर रोजाना। ये अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं ये डीसी कार्यालय के परिसर के अंदर है ये कठुआ के। तो किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत करने की कोशिश की रंजीव कि आखिर इस तरह से भेदभाव क्यों, आम जनता पर चालान करे जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, तो इन नुमाइंदों पर क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल मैंने आरटीओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुबह से उनको ट्राई कर रहा हूं फोन लगाने का, लेकिन वो अभी तक फोन जो है स्विच ऑफ है। उनके इंस्पेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को ऑथराइज है, नीली लाइट जो है, जो ब्लू लाइट है वो ऑथराइज है। लेकिन इंश्योरेंस के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस का कानून है वो सबके लिए समान है, चाहे सरकारी गाड़ी हो चाहे प्राइवेट हो। क्योंकि जो इंश्योरेंस होगा, अगर कल को कोई हादसा होता है किसी के साथ तो अगर किसी को भरपाई करनी है तो किस इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी। अगर उसका इंश्योरेंस वैलिड होगा तभी भरपाई हो पाएगी, अगर इंश्योरेंस ही नहीं होगा तो भरपाई कहां से होगी। तो ये सारा खमियाजा जो है जो उस वाहन का चालक होगा उस पर आता है, क्योंकि उन्होंने अगर बिना इंश्योरेंस की, बिना कागजों वाली जो पूरे कागज नहीं होने के कारण ये सरकारी गाड़ियां सड़कों पर सरपट दौड़ रही हैं, ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। 2019 को लागू करने की बात कही गई थी, जिसमें बताया गया था कि 15 साल से ज्यादा अगर समय हो गया है गाड़ी को तो उन्हें भी पूरी तरह से बंद करने की बात हुई थी, लेकिन फिलहाल कार्यवाही कहां तक होती है ये बड़ा सवाल रहता है रंजीव कि अगर आप कानून लाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है? इसकी लाइफ अच्छा मैं बात करूं तो इस गाड़ी की जो लाइफ है वो 10 साल और 11 महीने जो हमने जो ऑनलाइन डाटा निकाला जो इसका, जिस उस पर साफ तौर पर लिखा है कि इस गाड़ी की जो एज लिमिट है वो 10 साल और 11 महीने ही है। फिर अगर 2000 अप्रैल में इसका खत्म हुआ तो ऑलमोस्ट इसकी लाइफ भी जो है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन गाड़ी फिर भी
सड़क पर सरपट हो रही है। जो लोगों के लिए, आम लोग जो सड़क पर सफर करते हैं, कार्रवाई जाते हैं, आते करने जाते की हैं, उनके लिए भी जरूरत ये है खतरा है। क्योंकि आला अधिकारियों पर भी आप बिल्कुल। देखिए किस तरह से काम जो है वो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करे हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पा रही है। आरटीओ से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल किस तरह से धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। तो कानून अगर कोई भी बनाया जाता है तो समान रहता है, हर किसी के लिए वो कानून रहता है और हर किसी को उसका पालन करना होता है, और जो लोग इसका पालन नहीं करते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं जम्मू कश्मीर के कई दूरदराज के इलाकों में जहां पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं न होने का खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जानवर भी इससे अछूते बिल्कुल भी नहीं है। इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है रामबन जिले के डलवा संगलदान इलाके के अंदर, क्योंकि डलवा संगलदान में सरकारी वेटनरी केंद्र पर पिछले 6 महीनों से ताला लटका हुआ है, जिससे लोगों को अपने माल मवेशी का इलाज करवाने के लिए कई तरह की मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि ये वेटनरी केंद्र क्यों बंद हुआ है, इसके बारे में अभी तक फिलहाल कोई पिक्चर सामने नहीं आ पाई है, साफ पूरी तरह से तस्वीरें नहीं हो पाई हैं, लेकिन इसका खामियाजा आप देखिए लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि दूरदराज का इलाका है रामबन संगलदान का इलाका, जहां पर माल मवेशी पर ये लोग टिके रहते हैं, अपना दूध यहाँ से आप देखिए सप्लाई करते हैं, या फिर माल मवेशी के सर पर ही अपना जो पूरा गुजर बसर है वो यहाँ पर चलाते हैं। लेकिन अगर उनके माल मवेशियों का ही इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठते हैं। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या बताया गया है जिस तरह से वेटनरी केंद्र के अंदर डॉक्टर मौजूद नहीं है, आम लोगों की तरफ से अब काफी तरीके से मशक्कत की जा रही है, प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू ही होने वाला है, किस तरह से इसे देख रहे हैं और क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? जी बिल्कुल आशा, देखिए ये संगलदान का एक इलाका है डलवा, जहां पर एक वेटनरी सेंटर, लेकिन पिछले 6 महीने से मुसलसल बंद होने की वजह से वहां के लोग जो है गम व गुस्से में है, जिन्होंने एहतजाज भी किया और प्रोटेस्ट करके अपनी बात रखने की कोशिश की है। और जब हम उन लोगों से बात करे थे, उन लोगों का मानना था कि अगर डलवा की जहां बात करें, जिस मकाम है, मंगलवगी के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं, गुजर गली के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं, श्रीकुंडी के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं और दलवा के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की बात करें तो उनका वाहिद जरिया आमदन खेती बाड़ी है या फिर माल मवेशी पालकर उनका जो भी दूध घी वगैरह है वो बेचकर अपने हलवायाल का पेट पालते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अब जब 6 महीने से यहाँ पर ये वेटनरी सेंटर बंद है तो जाहिर सी बात है परेशानी उन लोगों के लिए है। अगरचे कोई जानवर बीमार हो जाए तो 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसे अस्पताल यानी संगलदान पहुंचाना पड़ता है, जो भी वेटनरी केयर सेंटर है वहां पे। हालांकि वहां के लोगों का ये मानना है कि जनाब 6 महीने से बंद है, यहाँ पे कोई मुलाजिम है नहीं, ये सेंटर ताला बंद है। पहले तो हमें काफी सारी सहूलियात मिलती थी जब यहाँ पर ये वेटनरी सेंटर खुला होता था, लेकिन अब जब बंद हो गए तो परेशानियां हमारे लिए होगी, हमारा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि कई जानवर जो है मर गए हैं वक्त पर, उन्हें जो इलाज न किया गया। उसके बाद अगरचे हमने कंसर्न डिपार्टमेंट के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर रामन से बात की तो उनका यह कहना है ये जो वेटनरी सेंटर है ये ट्रायल सेंटर है। हालांकि उन्होंने इसके अलावा बाकी 3 सेंटर्स का भी जिक्र किया, जहां पर हम गमीरी का देखें या फिर टठारका के अलावा इंद की बात करें, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 ऐसे सेंटर्स है जहां से एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया गया, लेकिन नई पोस्टिंग वहां पे नहीं हुई किसी भी एम्प्लॉय की, जिस वजह से ये जो हमारे सेंटर है जो दावा किया जाता है कि दूरदराज के इलाके के अंदर सारी सुविधाएं आम जनता को दी जा रही हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और अब तो वेटनरी की भी समस्या लोगों को आ गई है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये पहली बार का जिक्र नहीं है। आज से पहले भी हमने देखा था कि महाकुंड के लोगों की भी ये परेशानियां थी। यानी वेटनरी केयर सेंटर्स की अगर हम बात करें, रामबन जैसे इलाके में जब आप आते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए रामबन गरीबी में भी सबसे नीचे की लेवल पे है, यानी सबसे ज्यादा गरीबी अगर है तो वो रामबन के अंदर है, और एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़े अगर लोग हैं वो भी रामबन के अंदर है। तो ये चीजें यहाँ पर साफ कर देती है कि रामबन के अंदर वेटनरी केयर सेंटर्स की कितनी अहमियत है, एग्रीकल्चरल जो सेंटर्स होने चाहिए थे उनकी कितनी अहमियत है, वो चीजें तो साफ हो जाती है। लेकिन अब जब आला सतह पर ट्रांसफर्स हुई और गूल संगलदान के इलाकों से जिन लोगों को ट्रांसफर किया गया, नई पोस्टिंग न होना, तो कहीं न कहीं ये अदम तवज्जही हम कहेंगे इसको कंसर्न डिपार्टमेंट के आला ऑफिसरान, क्योंकि तमाम चीजें सेक्रेटरीट से होती है। हालांकि जब चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अहमद से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब ट्रांसफर हुई थी लेकिन नई पोस्टिंग किसी को मिली नहीं, जिस वजह से परेशानियां हमारे लिए है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो दलवा का क्या लगता है नदीम की स्टाफ की कमी थी, मैन पावर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर ट्रांसफर के बाद पोस्टिंग्स नहीं हो पाई हैं?
क्योंकि ट्रांसफर आपको बिल्कुल, वैसे भी देखिए, करना आशा- नहीं चाहिए जब तक हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर नहीं होता है चार्ज को। जब आपके पास कोई है नहीं नुमाइंदा वहां पर तैनात करने के लिए, तो आप एक शख्स की ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं? पहले वहां पर तैनात होना चाहिए और उसके बाद होनी चाहिए थी कार्यवाही। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि एक चीज जो हम देख रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल तो ये नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों का ये मानना होता है कि जनाब यहां पर जो तमाम चीजें हो रही है वो सिफारिश पे हो रही है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आज की डेट में जब आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो एम्प्लॉइज क्योंकि सिफारिशों अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर या सेक्रेटरीट के अंदर ही अपनी जॉब करना चाहते हैं, वो दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों तक पहुंचकर जो है मुलाजमत करने की, अपनी जॉब करने की कोशिश नहीं करते। शायद कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ट्रांसफर्स होती तो जाहिर सी बात है एक शख्स को अगर एक तरफ से उठाया जाता है दूसरी जगह उसे पोस्ट किया जाता है, लेकिन एक शख्स को जब ट्रांसफर कर दिया जाए और नई पोस्टिंग वहां ना दी जाए तो जाहिर सी बात है आदम तवज्जो ठीक है और कहीं नदीम। न कहीं गैर जिम्मेदाराना सलूक है कंसर्न डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नदीम। तो फिलहाल अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर अगर ट्रांसफर होनी है तो उसे एक्सटेंड भी किया जाता है, लेकिन फिलहाल किस वजह से दूरदराज के इलाकों के अंदर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और इस पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। आम लोगों की तरफ से ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से आपको दिखा देते हैं कि 10 अक्टूबर को जो एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना जो है वो साधा गया है। विपक्ष के धरने प्रदर्शन को लेकर भाजपा का एक बड़ा बयान सामने आ गया है और जम्मू में उमर अब्दुल्ला के बेटों को आप देखिए किस तरह से लगातार धरने में राजनीति करते हुए देखा जा सकता है। यानी कि धरने में उमर अब्दुल्ला बेटों को राजनीति में लॉन्च करेंगे और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी की भी सियासी पारी यहां से शुरू हो जाएगी। ये खबर आपको जुताइयां करनी थी, कोशिश करो 2 या 3 जुताई में मेरा खेत तैयार हो जाए। उदाहरण के तौर पे अब आप गेहूं काटते हैं, गेहूं काट करके आप कंबाइन से काटते हैं तो रिपर से उसका भूसा बना लेते हैं, रिपर से तो नीचे 15-20% अवशेष बच जाते हैं आपके। अब उस खेत को आपको जुताई कतई करने की जरूरत नहीं है, उसी में आप ढैंचा या मूंग बो सकते हैं। मूंग या ढैंचा आप तापड़ वाली मशीन से बो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ढैंचा तो वैसे ही बो सकते हैं आप। और गेहूं की जब बिजाई करते हैं तो एपीसीडर से बगैर जुताई किए बो सकते हैं आप, या तापड़ वाली मशीन से बगैर जुताई किए बो सकते हैं आप। अब किसान भी काफी ऐसे आ गए हैं जो खेत को कम से कम जुताइयां करते हैं, क्योंकि एक बात मैं समझाना चाहता हूं जिससे आप समझें कि आप गर्मी में मान लो खुराक ली आपने, मान लो आपने चटांग 2 चटांग घी ले लिया, हलवा खा लिया, दूध पी लिया, जब उसको खा के आप डाइट को लेके जब गर्मी में काम करते हैं तो आप 15-20 मिनट आधा घंटे में थकने लग जाते हैं। लेकिन अगर ठंडा है मौसम या सर्दियां हैं तो आप घंटा 2 घंटा तक भी उसी खुराक में काम कर सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी में आपके शरीर की सारी खुराक उड़ जाती है। दूसरा उदाहरण देता हूं कि जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, या यूरोप है, अमेरिका है, वहां का जैविक कार्बन कई गुना हमारे से ज्यादा है। यही कारण है कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है उस गर्मी को जमीन में आने देते हैं और फिर जमीन को भी खोल देते हैं, जुताई कर देते हैं, तो उसमें जमीन की ताकत उड़ जाती है। एक तो ये बात है कि जमीन की कम से कम जुताई करें। दूसरा ये ध्यान रखें कि गर्मी में जमीन को खुली ना रखें, उसको ढक के रखें, चाहे अवशेष ढकें उस पर, चाहे कोई फसल उगाएं उस पर, चाहे मूंग है, उड़द है, धनिया है, बथुआ है सब्जी के लिए आजकल, या ढैंचा है, उसको जमीन को ढक के रखें ताकि सीधी जो किरणें हैं गर्मी की वो ना पड़े। क्योंकि देखते हैं आप जब खेत में आग लगाते हैं तो खेत आपका बंजर होने लग जाता है। तो ये जो गर्मी है वातावरण की, ये एकदम बंजर नहीं बनाती है, धीरे धीरे बंजर बनाती है आपके खेत को। इसलिए खेत को कम से कम जुताई करें और उसको ढक के रखें ऊपर, चाहे फसल उगा के ढक के रखें, चाहे उसको अवशेषों से ढक के रखें, और अवशेष सबसे अच्छा ढक्कन होता है। हरियाणा में कृषि मेले का आयोजन हो रहा है। पार्टी के ही नेता सुनील शर्मा किस तरह से अपनी बड़ी बयानबाजी सामने रखते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर को जो विपक्ष पार्टियों की तरफ से एक बड़ा मेगा प्रदर्शन करने की बात कही गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्चिंग की जाएगी, जिसमें महबूबा मुफ्ती अपने बेटी को लॉन्च करेंगी और उमर अब्दुल्ला अपने बेटों को लॉन्च करेंगे। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋषि, जिस तरह से इसे लॉन्च के लिए ही प्रदर्शन कहा जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सुनील शर्मा की पूरी तरह से बात तो सामने रखी गई है, बताई गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का जो मेगा प्रदर्शन कल होने वाला है।
बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि एक तरफ से हम विपक्ष का हमला बीजेपी के ऊपर देखे और बीजेपी का हमला विपक्ष के ऊपर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं राजनीति है, कई चीजें इसमें संभव हो जाती हैं और इसी को लेकर आपने एक सवाल जो है वो भाजपा के पूर्व मंत्री, आप कह सकते हैं एक बड़े नेता सुनील शर्मा, जिन्होंने ये कहा कि इस प्रदर्शन का कोई भी निचोड़ नहीं निकलेगा, इस प्रदर्शन की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है। उन्होंने ये कहा कि अपने चैनल की इसे आप ब्रेकिंग बनाइए कि जो प्रोटेस्ट में होगा उसमें ये होगा कि जो महबूबा मुफ्ती है वो अपनी बेटी को लॉन्च करेगी और उमर अब्दुल्ला वो अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप इस समय लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन डिले होना और उसका जो ध्यान है, और इसलिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सीपीसी, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी जनपद ये पूरा एक हब है जो कारपेट के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। संभावना पहले भी थी क्योंकि हमारे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में हुनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस हुनर को समय के अनुरूप बीजेपी ने इस प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर दी है। इसी को लेकर सुनील शर्मा ने एक और बड़ा बयान दिया है कि विपक्ष अगर चाहता, खासतौर पर एनसी के जो नेता है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो जेकेसीए के स्कैम को लेकर अगर प्रदर्शन करते तो शायद लोगों को लगता कि लोगों के हितों को जो वो ध्यान में रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन एक अलग से बहाना बनाकर चुनावों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनाव जो है वो अपने तय समय पर होंगे, इस तरह की चीजें भाजपा की तरफ से कही गई है और परिवारवाद को लेकर भी यहाँ पर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं एनसी और पीडीपी के ऊपर कि लगातार जो इनका जनाधार है वो खत्म हुआ है और अपनी ग्राउंड बनाने के लिए, यानी अपनी ग्राउंड ढूंढने के लिए अभी अपने बच्चों को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जो प्रदर्शन कल होगा उसका निचोड़ क्या निकलता है। लेकिन भाजपा का हमला, उस बीच में एक और बड़ा आरोप ये भी है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूरा फैसला लेना है, लेकिन उस बीच में होम मिनिस्ट्री की तरफ से हरी झंडी अगर मिलती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है, तो यहाँ पर चुनावों को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं दो तरह इसमें आपको बताऊंगा। एक राजनीति को लेकर जो मैं आपको बता रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि चुनाव भाजपा नहीं चाहती कराना, भाजपा को लेकर लोगों में गुस्सा है, जो काम जम्मू कश्मीर में होने थे वो नहीं हो पाए, उम्मीदें काफी ज्यादा थी, इसी को लेकर भाजपा डर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है कि एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से समरी रिविजन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ओबीसी को भी अब जो है वो रिजर्वेशन मिलेगी, तो उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, एक बड़ा प्रोसेस जो है वो दोबारा से जो है वो चलाया जाएगा। तमाम वार्ड्स को लेकर तमाम जो इलेक्टोरेट्स हैं आपके, उनकी गिनती दोबारा से होगी, उसके बाद ये प्रोसेस जब वो कंप्लीट होगा, इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसी को लेकर डिले होता नजर आ रहा है। हालांकि कोई इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुई है, ना ही भाजपा की तरफ से कोई ऐसा बयान दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि ये चीज जो इसमें पॉसिबल हो सकती है, इसी को लेकर डिले होता नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा के ऊपर इस समय जो आरोपों की झड़ी है वो विपक्ष लगा रहा है, यानी इंडिया अलायंस को लेकर भी बात करें तो वो भी लगातार भाजपा के ऊपर हमला बोल रहा है। और यहाँ आल पार्टी को लेकर बात करें, तमाम विपक्षी पार्टियां, जम्मू कश्मीर की पार्टियां, वो कश्मीर में नहीं बल्कि इस बार जम्मू में प्रदर्शन कर रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हो पा रही। आखिर ये सस्पेंड क्यों है प्रक्रिया, इसी को बहाल कराने के लिए एक चेताने की कोशिश जो भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसे करने की कोशिश प्रदर्शन में की जाएगी। लेकिन भाजपा ने कल जब मेगा प्रदर्शन होता है तो किस तरह से रहेगी पूरे सूरत हाल। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से पहले यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग के लिए किया जा रहा है, जिसमें पीडीपी पार्टी इल्तिजा मुफ्ती को लॉन्च करेंगी और साथ ही साथ यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला अपने बेटों को लॉन्च करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से हालात कल यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि कल मेगा प्रदर्शन होने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।